Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। और हमारे इवोल्यूशन के लेक्चर सीरीज में ये आज का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और वो कैसे अप्लाई होता है पॉपुलेशन पे, इवोल्यूशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी और विनबर्ग ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। डेराइव्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप एट अ स्पेसिफिक जीन लोकस इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी बायोलॉजी की चीज़ को, जैसे मेंडल ने बायोलॉजी की चीज़ को जो है मैथमेटिकल फार्मूला से एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली हार्डी और विनबर्ग ने भी क्या किया, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला। किस चीज़ के लिए, एलील किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है और जीनोटाइप कैसे जो है, अलग अलग तरह के जीनोटाइप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक जीन लोकस पे। उसके बाद में क्या हुआ, 1908 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन, पूरा नाम इनका देख लीजिएगा, गॉडफ्रे हार्डी, और जर्मन फिजिशियन विलियम विनबर्ग, ये मैथमेटिक्स पढ़ते थे और ये फिजिक्स पढ़ते थे, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक प्रिंसिपल बनाया जो कि बायोलॉजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा था। तो प्रिंसिपल क्या है, इन्होंने कहा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन्स इन द जीन पूल ऑफ अ लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग सेक्सुअल पैनमिक्टिक पॉपुलेशन टेंड टू रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस, जो कि है म्यूटेशन, सेलेक्शन और जीन फ्लो। देखिए ये मतलब ऑफिशियल इनकी जो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल की ये है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए तो ये बस इतना कहना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जीन के जो अकर होने का नंबर है, वो एक लार्ज और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कोई बाहर का फोर्स उस पर इफेक्ट ना करे। ये कुछ न्यूटन के लॉ जैसा नहीं है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ जैसा, कि जो चीज़ जैसे चल रही है, इनर्शिया में है तो इनर्शिया जो है उसी में रहेगी जब तक कि कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो। अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि एक पॉपुलेशन जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैसी पॉपुलेशन है वो, लार्ज और रैंडमली मेटिंग है, सेक्सुअल है, पैनमिक्टिक पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन में जो जीन की प्रेजेंस है, जीन की फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जब तक कि कोई बाहर का फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, इवोल्यूशनल का फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को कहा गया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी-वेनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, सपोज करिए कोई एक जीनोटाइप है p², एक जीनोटाइप है q², और जीनोटाइप नहीं, जीन है कोई p और कोई जीन है q, ठीक है। तो ये तब तक उतने ही मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे एक पॉपुलेशन में जब तक कि कोई बाहर का फोर्स नहीं आ जाता। सपोज करिए एक जीन है a और एक और जीन है स्मॉल a, ठीक है। a जो है p टाइम्स एक पॉपुलेशन में अकर करता है, और जो स्मॉल a है वो q टाइम एक पॉपुलेशन में अकर करता है। तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 हमेशा के लिए यही रहेगा जब तक कि वहाँ पर कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा, जो कि है म्यूटेशन या फिर सिलेक्शन या फिर जीन फ्लो। तो ये हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो ये यहाँ तक पहुँचे कैसे। जब हम इसकी डेरिवेशन को देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज करिए कि जीनोटाइप्स, ये जीनोटाइप दी गई हैं, कैपिटल ए मतलब कि होमोजाइगोट डोमिनेंट, ठीक। कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब हेट्रोजाइगोट हो गया, और स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रेसेसिव। अब इन्होंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.36, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.48 और इसकी है 0.16, ठीक है। अब देखिए जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ए की एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0.36 प्लस 0.24। ऐसा क्यों होगा, इस वजह से होगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी 0.36 और 0.48 हो गई,
0.48 है जो है हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आधी कैपिटल ए की है और आधी स्मॉल ए की है, इसलिए हम 0.24 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिला, हमें जीन ए की या फिर अलील ए की हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई जो कि 0.6 हो गई। अब हम देखते हैं स्मॉल ए की हमें फ्रीक्वेंसी देखनी थी, तो वो कितनी हो जाएगी, 0.6 को ऐड करेंगे किससे, 0.16 को ऐड करेंगे 0.24 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.4। अब देखिए 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। तो यही तो उनकी बात थी कि जो फ्रीक्वेंसी का समेशन रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। उसी तरीके से देखा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ए को अगर आप p मानते हैं और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को आप q मानते हैं, तो क्या होता है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी p² प्लस 2pq प्लस q² बनती है। मतलब p² जो है आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट की है फ्रीक्वेंसी, q² है होमोजाइगस रेसेसिव की, और 2pq क्या है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि p और q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। p और q अगर 1 होता है तो अगर हम p प्लस q पे भी होल स्क्वायर लगाएं और 1 पे भी होल स्क्वायर लगाएं तो ये इक्वेशन खुल के सामने आता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने जीन फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को डराइव कर लिया। तो बेसिकली बस बात इतनी सी है कि हमेशा एक पॉपुलेशन में, जो कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए ये हम कंडीशन अभी नीचे देखेंगे, उस पॉपुलेशन में 2 जीन्स अगर करती हैं, 2 अलील्स अगर करती हैं, तो 2 अलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 इज इक्वल टू 1 होगी, उनका समेशन मतलब कांस्टेंट रहेगी, और जीनोटाइप जितना बन रहे हैं उन दोनों अलील के कॉम्बिनेशन से वो भी हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो पॉपुलेशन जिसकी बात हो रही है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब हम किस पॉपुलेशन को, ऐसे किसी भी पॉपुलेशन में आप ये चीज़ फेनोमेना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है और वहाँ पे म्यूटेशन भी हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है कि नहीं। जैसे सपोज़ करिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 2 अलील एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम इस पॉपुलेशन को जेनेटिक ड्रिफ्ट से इंट्रोड्यूस करते, ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से स्मॉल ए वाली सारी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गई, तो अब जब ये जीन, ये अलील जो है इस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गई, तो अब कैसे ये आप कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सपोज़ करिए ए की फ्रीक्वेंसी पहले जो भी थी x थी मान लीजिए, लेकिन अब तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसीलिए हम कभी भी बाहर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट लग रहा है, म्यूटेशन लग रहा है, तो ऐसी पॉपुलेशन पे हार्डी-वेनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो इन्होंने कंडीशंस दी थी कि कब कब आप हार्डी-वेनबर्ग लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला देख लीजिए, एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट के या फिर रैंडम ड्रिफ्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर रैंडम मेटिंग क्या होती है, नेचुरल पॉपुलेशन में नॉट फुलफिल दिस, मतलब अगर नेचर में आप देखेंगे तो रैंडम मेटिंग नहीं होता है, मतलब एक कोई प्रेफरेंस होता है, एक रूल होता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उससे मेटिंग होगा, इस तरीके का नेचर में रूल होता है, रैंडम नहीं होता है, ठीक है। फिर है थर्ड है बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल जो है प्रिंसिपल को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर पेरेंटल केयर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और एसेक्सुअल के ऊपर ये लागू नहीं होता क्योंकि मेटिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो रैंडम मेटिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। होमोजेनस एज स्ट्रक्चर, अगर होमोजेनस एज स्ट्रक्चर नहीं होगा तो रैंडम मेटिंग कैसे होगी। मान लीजिए कोई जो है आधी पॉपुलेशन बहुत यंग है, आधी पॉपुलेशन बहुत बूढ़ी है, तो ये लोग रैंडम मेटिंग कैसे कर पाएंगे। इसलिए एक होमोजेनस मोड पॉपुलेशन होनी चाहिए जहाँ पे सारे लोग रिप्रोडक्टिव एज के हों, तभी तो वो लोग एक दूसरे से मेटिंग कर पाएंगे। फिर है एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेफरेंस मेटिंग नहीं होनी चाहिए, और तभी जीन फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। तो ये कुछ इनके रूल्स थे कि इसी कंडीशन में ये फॉर्मूला काम कर सकता है, ये जो है इनकी थियरी काम करेगी। अब सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस हार्डी-वेनबर्ग के प्रिंसिपल का ये था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि थियोरेटिकल बेस लाइन को एक मेज़र किए जाने वाले इवोल्यूशनरी चेंज को मतलब लिया गया था। ये ऐसी चीज़ थी जिसको हम मेज़र कर सकते थे, तो ये एक अच्छी बात थी।
कंजर्व गेन्स ऑफ पास्ट एंड अवॉइड टू रैपिड चेंज। इससे क्या हमें पता चल रहा था, जो अच्छी चीज़ें हैं मतलब पुरानी, उसे हम रख रहे थे और बहुत रैपिड चेंज को हम अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि इवोल्यूशनरी फोर्सेस को तो हम अवॉइड कर रहे थे। मेंटेन्स हेट्रोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन, हमेशा पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगोसिटी मेंटेन करेगा। इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस को रोकता था और स्टैटिक पॉपुलेशन मतलब एक जैसी पॉपुलेशन का फेवर करता था। ठीक है, और एक सुनिए, कॉन्सैंगिनस मेटिंग क्या होती है? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, अगर रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है तो उसे किस टाइप का मीटिंग कहते हैं? कॉन्सैंगिनस मीटिंग। ठीक है, अब है फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इस टॉपिक के लिए हम सिर्फ हार्डी विनबर का जो प्रिंसिपल था उसे हमने देखा कि कैसे वो वर्क करता है। बाकी ये फैक्टर्स क्या क्या हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाते हैं, और साथ साथ जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।